सो हेलो मेरे 12th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी फैमिली का, अपनी फिटनेस का और अपनी स्टडी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो कार्टून्स जो हमारे बुक में दे रखा है और जो मैप दे रखा है उन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर मैं बात करूँ भाई, सैम्पल पेपर की वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर की वीडियो की हम बात कर ले, चैप्टर्स की वीडियो की अगर हम बात करें भाई, सभी चैप्टर एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है, तो चैप्टर्स की वीडियो को जरूर देखें। मेरे को मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी आज ही यूट्यूब पे आए होंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल आप लोगों का एग्जाम है, तो एक दिन पहले मुंह उठा के यूट्यूब पे आते हैं और वीडियोस देखते हैं और निकल जाते हैं। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपके पास टाइम है, लगभग 10 घंटे 12 घंटे एग्जाम में बचे हुए हैं, या फिर अभी हमारे पास लगभग 24 घंटे हैं, तो आप सभी वीडियो को, चैप्टर की सभी वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि इन सभी वीडियो में आपको एनिमेशन के थ्रू सभी टॉपिक को समझाया गया है। इसके अलावा भाई एग्जाम से एक दिन पहले आप उठ के आ गए हो यूट्यूब पे और बस वीडियो देख के निकल जाते हो ना भाई, ऐसा मत करना। कम से कम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुँच सके, है ना। इसके अलावा एक मैंने पूरे सिलेबस का जो भी मिड टर्म में जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे, सभी चैप्टर से मिला के एक 1 शॉर्ट वीडियो बना दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख ले। चैनल पे जाके देख ले, या फिर डिस्क्रिप्शन में हो सकता है मैं लिंक भी डाल दूँ, तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो अब हम सीधा क्या करते हैं, अपने कार्टून्स को देखना स्टार्ट करते हैं। पहले कार्टून देखिए, इसमें ज़्यादातर कार्टून जो है वो मैंने सपोर्ट मटेरियल से लिया है, बाकी कुछ कार्टून मैं अलग से भी इसमें एंड में आपको समझाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। कार्टून के बाद फिर हम मैप को भी समझने वाले हैं, जितने भी मैप के मेन लोकेशन है वो भी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कार्टून है, आप इस कार्टून को देख सकते हैं। समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर से कार्टून दिया गया है। यहाँ पे बीच में श्रीलंका के एक नेता है जिनका नाम है राजपक्षे। ठीक है, और इसके अलावा इधर आपको बाघ दिख रहा है। बाघ जो है आपको पता है जो वहाँ के तमिल लोग थे उनका प्रतीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे आपको शेर दिख रहा है जो कि जो सिहली लोग हैं श्रीलंका के उनका प्रतीक माना जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को अब देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई, ये जो कार्टून है वो श्रीलंका से संबंधित है ना। दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसमें बाघ जो है वो तमिल लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। इसके अलावा दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे है ये। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष किया, तो ये आप बताएंगे लिट्टे, है ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसकी स्थापना 1983 के आसपास की गई थी। ये श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। 2010 में इसको समाप्त कर दिया गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला कार्टून देखते हैं भाई। इसमें सुरक्षा वाले चैप्टर से है, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, ये सारी चीज़ों को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। हम सीधा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भाई सुरक्षा की कितनी अवधारणाएं हैं, तो सुरक्षा की आपको पता है 2 अवधारणाएं हैं, परंपरागत और अपरंपरागत, है ना। तो 2 अवधारणाएं सुरक्षा की। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में क्या नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ना आप, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना भाई। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें पूछा है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में क्या नहीं आता है ना। तो पहला है निशस्त्रीकरण, भाई निशस्त्रीकरण तो भाई आता है ना। इसके अलावा दूसरा है अस्त्र नियंत्रण, भाई ये भी आता है। इसके अलावा विश्वास की बहाली, तो ये भी आता है। शस्त्रीकरण, तो शस्त्रीकरण इसमें नहीं आता। तो यहाँ पे सशस्त्रीकरण का मतलब क्या होगा, सशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देना। लेकिन भाई सुरक्षा, देशों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम निशस्त्रीकरण को फॉलो करें, यानी कि जो खतरनाक हथियार बनाया जा रहा है उसको बनाने से रोके हम, है ना, या कुछ प्रतिबंध लगाए, तो ये सब जरूरी है। यानी कि यहाँ पे जो सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में नहीं आएगा वो है सशस्त्रीकरण, है ना। ऑप्शन आपका 4 इसमें हो जाएगा सही। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में क्या शामिल है, जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है उसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो भाई
आतंकवाद है, मानवाधिकार है, वैश्विक निर्धनता है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आ जाते हैं, आतंकवाद, मानवाधिकारों का उल्लंघन और वैश्विक निर्धनता, ये सब आ जाएगा, उपरोक्त सभी आप सही यहाँ पे आंसर बताएंगे। उसके बाद इसमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि भाई वर्ष 2020 में विश्व में कौन सी महामारी फैली। बहुत आसान भाई, बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। तो इसमें कोविड-19 की हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो चित्र है यहाँ पे आप मणिपुर के राजा जो बौद्ध चंद्र सिंह थे उनका है और सरदार पटेल का ये चित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे व्यक्ति है, इसके ऊपर ये महाराज जी बैठे हुए हैं और अपने हाथ में जो ले रखा है वो वहाँ के विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार व्यवस्था को ले रखा है ना। सरदार पटेल उनको कुछ सचेत कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं उनको, उस चीज़ के बारे में चित्र में बताया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है। कार्टून में दाईं ओर खड़े नेता को पहचानिए। जो दाईं ओर खड़े हैं, है ना, तो दाईं ओर खड़े अगर हम यहाँ से अगर इस चित्र को देखेंगे तो हमारे इस चित्र में बाएं तरफ जो है ये जो है वो बौद्धचंद्र सिंह है और इधर जो नेता है आपके सरदार पटेल है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है, दाईं ओर जो खड़े नेता है वो सरदार पटेल है। इसके अलावा बाईं ओर चित्रित व्यक्ति किसके ऊपर बैठा है। जो बाईं ओर जो व्यक्ति है वो किसके ऊपर बैठा हुआ है, तो राज्य के जनता के ऊपर। मेरे हिसाब से भाई यही आंसर होगा, राज्य के जनता के ऊपर बैठे हुए हैं। राजा के डिब्बे में क्या दिखाया गया है, तो राजा जो डिब्बा ले रखा है उसमें क्या दिखाया गया है। ऊपर आपको ऐसे भी लिखा हुआ भाई दिख रहा है, विदेशी मामले है, प्रतिरक्षा, सूचना, है ना, ये सारी चीज़ें है। तो इसमें हम सही आंसर जो बताएंगे उपरोक्त सभी, है ना, तीनों चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। होम मिनिस्टर भाई सबसे पहले कौन थे, तो हमारे सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे पहले। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अब हम अगला कार्टून देखते हैं। जैसे कि इस कार्टून में आप देख रहे हैं ड्रैगन को दिखाया गया है, चीन की दीवार को दिखाया गया है ना। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन को हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, यह कार्टून किस देश से संबंधित है। तो भाई सिंपल सा आंसर, ये कार्टून जो है चाइना से संबंधित है, चीन से संबंधित है। इस कार्टून में दिए गए किन दो प्रतीकों ने संबंधित देशों के पहचानने में हमारी सहायता की है। तो एक तो भाई ड्रैगन है ना, ड्रैगन को वहाँ के प्रमुख एक तरीके से कह दो कि पूजनीय मतलब माना जाता है ड्रैगन को। ठीक है, ज़्यादातर राजा महाराजा जो थे वो ड्रैगन की पूजा करते थे चाइना में। इसके अलावा चीन की दीवार जो है वो भी चाइना की पहचान करने में हमारी हेल्प कर रहा है ना। दो चीज़ें हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यह कार्टून से संबंधित देश को अंतर्राष्ट्रीय सत्ता की राजनीति में किस स्थान पर रखा जाता है। तो भाई इस देश की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि चाइना की यहाँ पे बात हो रही है। चाइना बहुत तेज गति से उन्नति प्रगति कर रहा है ना, और एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसा माना जाता है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की होगी। ठीक है, चलिए अब अगला कार्टून देखते हैं। जैसे कि आप इस कार्टून में देख रहे हैं साइकिल को दिखाया गया है और एक तरफ आपका एक कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह है, दूसरी तरफ ये डॉलर का सिंबल दिखाया गया है जो कि पूंजीवाद का प्रतीक है, और इधर जो दिखाया गया आपका समाजवाद का प्रतीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्टून में साइकिल को प्रतीक के रूप में रखा गया है, यह किस देश को इंगित करता है। तो इसमें जो कार्टून में साइकिल को जो प्रतीक के तौर पे लिया गया है वो पूरे मतलब इसमें चाइना को एक तरीके से दिखाया गया है ना। पूरे विश्व में चाइना एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिलों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा यह कार्टून चीन के किस दोहरेपन को इंगित करता है। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में चाइना ने समाजवादी मॉडल को अपनाया था विकास के लिए, है ना, और सोवियत संघ की विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। लेकिन बाद में उसने क्या किया, अपनी नीति बदल ली और उसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, है ना, पूंजीवादी की ओर उसने अपना रुख बदल लिया, है ना। तो इसी दोहरेपन को दर्शाता है कि पहले समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, यानी कि सोवियत संघ के नज़दीक रहा, फिर धीरे धीरे उसने अमेरिका के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है, ये आप इसमें बता देंगे। उसके बाद है चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए क्या क्या किया। तो देखो चाइना ने, आपको पता है कि भाई आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाने स्टार्ट किए थे। मेन जो कदम उठाए गए 1978 में,
है ना। 1978 में देंग स्वाम्पिंग के नेतृत्व में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत खुले द्वार की नीति को उन्होंने अपनाया, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरे देशों के लिए खोल दिया। खेतों का निजीकरण कर दिया, है ना, 1982 में। इसके अलावा उद्योगों का निजीकरण कर दिया, जो कंपनियां थी उसको भी निजी हाथों में सौंप दिया। 1998 में विश्व व्यापार संगठन में 2001 में वो शामिल हो गया, है ना। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी उसने बनाया, सेज बनाया, जिससे कि विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित कर सकता था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। अब अगला कार्टून देखते हैं। यहाँ पे टाइटैनिक जहाज के तौर पे दिखाया गया है। इसमें आपको 12 सितारे जो कि यूरोपीय संघ को दर्शाया गया है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को पढ़े हम पहले। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष एक साझा संविधान बनाने का असफल प्रयास किया था? तो भाई यूरोपीय संघ ने 2003 में संविधान बनाने की कोशिश की अपने लिए, अपने देशों के लिए, लेकिन ये कोशिश उनकी नाकामयाब रही, असफल रहे। इसमें चित्र में कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है? तो जिस तरह विशाल जहाज टाइटैनिक डूब कर नष्ट हो गया था, उसी प्रकार 2003 में यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा जो साझा संविधान बनाने का जो प्रयास था वो भी नाकामयाब रहा था, है ना। संविधान और जहाज दोनों ही अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सके थे। इसी को लक्ष्य रख के कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्टून में दिखाई देने वाले कितने सितारे हैं? इसकी संख्या किस बात का प्रतीक है? तो भाई आपको 12 सितारे इसमें दिख जाएंगे, सितारों की अगर हम बात करें। और सितारे जो है वो यूरोप में एकता और मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक सितारों को माना गया है ना। उसके बाद यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए, इस संघ के प्रतीकों के नाम लिखे, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो, यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है यूरो है। और यहाँ का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो 12 की जो संख्या है उसको मतलब शुभ माना जाता है, पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। अगला क्वेश्चन भाई ये यूरोपीय झंडा के बारे में है ना। और इसको देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि चित्र में किसका झंडा दिखाया गया है? तो इसमें यूरोपीय संघ का झंडा दिखाया गया है। चित्र में सोने के रंग के सितारों का घेरा किसका प्रतीक है? तो ऊपर हमने बात कर लिया, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। चित्र में 12 सितारों का क्या महत्व है? तो 12 सितारे, 12 की संख्या को यूरोप में पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक वहाँ पे माना जाता है ना। बस इतना ही इसमें बताना था, आसान था ये बहुत। अब ये जो झंडा है वो आसियान का झंडा है। ये आपको गोला बना हुआ दिख रहा है, बीच में आपको धान की 10 बालियाँ दिख रही है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर देते हैं। तो चित्र में किसका झंडा दिखाया गया है? तो चित्र में आसियान का झंडा दिखाया गया है। चित्र में धान की 10 बालियाँ किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करता है। जैसे कि आपको पता है कि आसियान के टोटल 10 सदस्य देश है, उसी का प्रतीक ये करता है। बाहरी गोल घेरा वृत्त किसका प्रतीक है? तो बाहरी गोल घेरा आसियान के एकता का प्रतीक माना जाता है। जो 10 देश है वो एक साथ है, उसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको रहने देते हैं। ये वैसे अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर से है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है, एक तरफ यूएनए का ये आपका झंडा है, प्रतीक चिन्ह है, दूसरी तरफ वॉर है ना, वॉर को दिखाया गया है। और इसके अकॉर्डिंग इसको आप देख के क्या निष्कर्ष निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। चलिए, चित्र में क्या दर्शा रहा है? चित्र क्या दर्शा रहा है? तो चित्र जो है, चित्र में जिस आदमी को दिखाया गया वो अमेरिका है ना। अमेरिका का एक तरीके से प्रतीक के रूप में लिया गया है इस व्यक्ति को। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को मनमानी करने से रोक सकता है? तो नहीं रोक सकता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, है ना। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो जो उसका जो मतलब एक तरीके से स्थित है, भू क्षेत्र है, वो अमेरिका में स्थित है ना। उसका जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर जो है मेन यूएनओ का, वो कहाँ पे है? वो है आपका अमेरिका में, है ना, वो उसी के भू क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा अमेरिका क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ के
जो बजट है उसमें योगदान देता है ना। ज़्यादातर अधिकारी अमेरिका के ही होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अमेरिका का वर्चस्व है और संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को मनमानी करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उसी का दबदबा उसमें है। उसके बाद है, अगर बाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। इस कथन का एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो इसमें यह है कि अगर आप शांति से बात को नहीं समझोगे ना तो आपको भाई दिया जाएगा डोज, मतलब युद्ध, आपको युद्ध झेलना पड़ेगा भाई, युद्ध की मार झेलनी पड़ेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सेना है वो आपके ऊपर हमला कर देगी। जैसे कि आपने सुना होगा जो इराक पे जो हमला हुआ था, है ना, तो इराक पे हमला किया था अमेरिका ने, अमेरिका के साथ और भी बहुत सारे देशों ने मिलकर किया था, ठीक है। तो ये आप इसमें बताएंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे ये एक कबूतर है, ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ है ना। तो ये एक तरह से शांति सेना को दर्शाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ ले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। उपरोक्त कार्टून किस पर व्यंग कर रहा है और कबूतर और सैनिक किसका प्रतीक है? तो उपरोक्त शांति सेना पर, है ना, शांति सेना को दर्शा रहा है और कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है और जो सैनिक है वो युद्ध का प्रतीक है। क्या वास्तव में शांति सेना का होना विरोधाभासी है? तो यह विरोधाभासी लगता है, क्योंकि सैनिक का अर्थ है, सैनिक का धर्म है युद्ध लड़ना, है ना, जबकि कबूतर शांति का प्रतीक है। परंतु यदि इसे समझा जाए तो इसका अर्थ है सैनिक स्थायी शांति चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये विरोधाभासी है। वास्तव में सैनिकों का काम तो ये होता है ना, युद्ध लड़ना भाई, युद्ध करना, है ना कि शांति कायम करना। ये तो सैनिकों का काम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम विरोधाभासी कह सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं कि शांति सेना का होना ज़रूरी है या नहीं है, या शांति सेना का होना क्या विरोधाभासी है ना। इसके बारे में आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं कमेंट में। इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। बस जो चित्र आधारित क्वेश्चन थे उसमें आप इतने सारे चित्र को करके चले जाएंगे, कार्टून को करके चले जाएंगे, काफ़ी है, ठीक है। अब हम मैप को समझ लेते हैं, जितने भी आपकी बुक में मैप दे रखे हैं। सपोर्ट, वैसे ज़्यादातर मैप मैंने सपोर्ट मटेरियल से ही लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो आप वहाँ से भी मैप को देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा और जल्दी करना चाहते हैं तो भाई आप इस वीडियो को देख लिए और सारे मैप को आप कंप्लीट कर लें। सो प्यारे बच्चों, अब हम मैप में आ चुके हैं। देखिए मैप ना, आपको जैसे हिस्ट्री में क्या होता है कि जो हमारा जो मैप होता है ना उसको फाड़ के हमारे को अपने आंसर शीट के साथ ही लगाना होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा बॉक्स आपको बनाना होगा, है ना, और इस बॉक्स में आपको सारी जानकारी फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले उपयोग की गई जानकारी का क्रम संख्या आपको लिखना है, क्रम संख्या क्या है ना। संबंधित अक्षर क्या है, उससे संबंधित अक्षर और देश का नाम। जैसे कि संबंधित अक्षर में आपको पहले तो मैप में देखना होगा कि मैप में क्या अक्षर का यूज किया गया है, कौन सा अल्फ़ाबेट यूज किया गया है ना। इसके अलावा आपको देखना है कि उस अल्फ़ाबेट में देश, वो संबंधित चिन्ह जो है, अक्षर है, उसमें कौन सा देश है, वो भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधा अपने मैप को पहले मैप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, ठीक है, यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश की अगर हम बात करें तो इसमें हम पहले और क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का आंसर दे लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश, इसको भी मैं रहने देता हूँ। यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मात्र एक देश है जो कि है फ्रांस, और फ्रांस का लोकेशन आप देखेंगे तो बी है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई इसमें संबंधित अक्षर, जो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आपको बी लिखना होगा, है ना, और यहाँ पे आपको फ्रांस लिख देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिख देंगे, है ना। उसके बाद हम चौथा देखेंगे, वह देश जिसने 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निश्चय किया। तो ये है आपका ब्रिटेन, है ना। और ब्रिटेन अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो भाई ब्रिटेन ये वाला है,
इधर तो आयरलैंड है, जो सी दे रखा है हमारा आयरलैंड है, और ये आपका पोलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चौथा होगा, चौथे का हमारा जो संबंधित अक्षर है वो डी दे रखा है ना। तो संबंधित अक्षर में यहाँ पे आप डी लिखेंगे और इधर आप लिख देंगे ब्रिटेन। उसके बाद अब नया और पुराना वाला कर लेते हैं। यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश की बात करें तो यहाँ पे सी आयरलैंड है ना। आयरलैंड जो है वो पुराना इसका देश है। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सी आपका संबंधित चिन्ह रहेगा और देश का नाम आपका क्या रहेगा, पोलैंड रहेगा, है ना। पहले आप एकदम से आंसर मत देना, पहले आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद संबंधित अक्षर वगैरह को देख लेना, फिर आंसर देना भाई मैप में, नहीं तो गलत हो जाता है। उसके बाद है यूरोपीय संघ का एक नया देश जो बाद में शामिल हुआ, वो आपका यहाँ पे वैसे यूरोप का मैप भी आप एक बार ध्यान से देख लेना किस जगह पे कौन सा लोकेशन है ना। ये अगर मैं लोकेशन की बात करूँ भैया, ये जो है पोलैंड का लोकेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा है, दूसरे का संबंधित अक्षर हमारा ए होगा, इसमें आप ए लिख देंगे और देश का नाम आप क्या बता देंगे, पोलैंड, है ना। इस तरीके से आप मैप कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला मैप जो है वो इंडिया का मैप है, और क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम। चारों ओर दक्षिण एशिया का ये मैप है, दक्षेश वाला जो चैप्टर है आपका समकालीन दक्षिण एशिया, उसमें से है। चारों ओर स्थल से घिरा देश, तो आपको पता है कि भाई जो दक्षिण एशिया का चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश जो है वो है हमारा यहाँ पे नेपाल, है ना। तो नेपाल का जो संबंधित अक्षर है डी भर दोगे आप पहले में, है ना। इधर आप डी लिख दोगे और इधर आप नेपाल लिख दोगे। उसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, वह देश जहाँ जातीय संघर्ष हुआ, तो आपको पता है श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका का संबंधित चिन्ह सी दे रखा है, तो आप सी भरोगे और देश का नाम श्रीलंका लिख दोगे। उसके बाद है तीसरा है, वह देश जहां आज़ादी के बाद अधिकांश समय सैनिक शासन रहा। तो सैनिक शासन रहने वाला जो देश था वो आपको पता है, यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो भाई ये एक मिनट, हाँ पाकिस्तान, बी लोकेशन रहेगा, संबंधित अक्षर बी और देश का नाम पाकिस्तान लिखोगे। 1971 में एक स्वतंत्र देश बना, तो भाई 1971 में आपको पता है किसका निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, और ए संबंधित अक्षर दे रखा है। ठीक है, देखिए गणेश चतुर्थी भी मतलब विसर्जन चल रहा है, आपको पता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा होगा, आवाज़ भी आपको थोड़ा सा भाई दिक्कत हो रही होगी। अभी ढोल वगैरह भी बज रहे हैं, पर वीडियो भाई बनाना ज़रूरी है क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, है ना। वैसे अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत। पंखा बंद करके गर्मी में वीडियो बनाता हूँ यार तुम्हारे लिए। देखिए अगला मैप देखेंगे, ये आपका वर्ल्ड का मैप है, और क्वेश्चन देखिए हम, तो क्वेश्चन है, वह देश जहां जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो भाई पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में, है ना। तो ये हमारा हो गया सी लोकेशन है, सी संबंधित अक्षर और देश का नाम ब्राज़ील। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करता, तो भाई ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। ये वाला लोकेशन अमेरिका आपका रहेगा, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा गया, भाई किसे मुक्त रखा गया, तो भारत को रखा गया, बी लोकेशन रहेगा। ठीक है, पहला बांध विरोधी आंदोलन इस देश में हुआ, तो भाई कौन से देश में हुआ पहला बांध विरोधी आंदोलन, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, डी लगा देना भाई। ठीक है, डी संबंधित अक्षर, देश का नाम ऑस्ट्रेलिया लिख देना, खत्म। अगला मैप देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये भी वर्ल्ड का है। देखो, जहां 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जहां बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाने का विरोध प्रदर्शन हुआ। तो भाई इसका जो आपका सही आंसर होगा वो है बी, अमेरिका में एक जगह सिएटल, है ना, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, WTO का बैठक। उसके बाद वह देश जहां 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी, तो भाई आपको जगह का नाम भी बताना है, देश का भी नाम बता देना, है ना। ये है आपका ब्राज़ील का पोर्टो अल्गेरे, है ना, पोर्टो अल्गेरे नाम है, तो यहाँ पे हुआ था, यानी कि सी वाला लोकेशन रहेगा। उसके बाद वह देश जिसने 1991 में वैश्वीकरण की नीति अपनाई, बहुत आसान है यार, भारत ने अपनाई थी, है ना। 1991 में डी लोकेशन दे रखा है इंडिया का, भारत लिख देना। उसके बाद वह देश जहां 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक हुई थी, तो भाई देखो यहाँ पे एक और लोकेशन दे रखा है ए, है ना, ये केन्या का है, केन्या
केन्या में नैरोबी एक जगह है, वहाँ पे इसकी 7वीं बैठक हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम की। तो आप ये लगा देना इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये मैप भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला मैप देख लेते हैं। फिर से इंडिया का मैप आ गया है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर को देते हैं। वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, तो भाई कौन सा राज्य है यहाँ पे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़। ए अक्षर संबंधित अक्षर में आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए लिख देंगे और छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिख देंगे आप। वह स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य, तो भाई पहला राज्य कौन सा था आपको पता है, केरल है ना। 1957 में 1957 में यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। तो संबंधित अक्षर क्या था, बी। और बी में आप देश का नाम तो नहीं, वैसे राज्य का नाम यहाँ पे होना चाहिए, तो राज्य का नाम आप क्या लिख देंगे, केरल। पोट्टी श्री रामुलु से संबंधित राज्य, तो पोट्टी श्री रामुलु आपको पता है आंध्र प्रदेश से थे, है ना। और राज्य, नया राज्य बनाने के लिए भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने के चक्कर में ये भूख हड़ताल पे भी बैठ गए थे। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो आंध्र प्रदेश से थी, लोकेशन सी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव हुए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले जो चुनाव हुए थे वो हमारा मणिपुर में हुआ था। डी लोकेशन आपका रहेगा मणिपुर, ठीक है। बॉक्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देना भाई, इस बॉक्स को फिलअप करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है क्वेश्चन का, ठीक है। ये गलती आप ना करना कि भाई सीधा मैप में लिख दो और फाड़ के मैप लगा दो, भाई नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो मैप, सारे मैप ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कार्टून और मैप में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगा। रोशन सा स्टडी पॉइंट से आप लोगों को स्टडी में बखूबी हेल्प मिल रहा होगा, है ना यार। अभी तक अगर आप लोग बस वीडियो देख के निकल जाते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का जो ये सपोर्ट है वही इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाला है ना। और मेरे को और ज़्यादा प्रेरणा मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट नहीं डालते, आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, भाई मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है। मैं भले ही कितना भी मेहनत करूँ, लेकिन इस मेहनत का फल आप लोग देंगे मेरे को, ठीक है। आप लोगों से ही रिटर्न में मेरे को कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए करता हूँ, तो बदले में आप लोग भी मेरे लिए कुछ करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मारे, ठीक है। कमेंट डालने से भी वीडियो रैंक करता है, लाइक करने से भी वीडियोस रैंक करने लग जाता है। तो आप ये चीज़ कर देंगे तो भाई मेरे को भी फ़ायदा हो जाएगा, है ना। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें और कल के एग्ज़ाम में मचा के आओ भाई।